अब हम struct4.c प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों को इकट्ठा प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें आप एग्जांपल शुरुआत में हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट डिफाइन किया गया है जिसमें दोनों वेरिएबल्स हैं रोल नंबर और नेम। यहाँ पे यदि आप देखें तो मैंने एरे ऑफ 5 बिल्कुल लास्ट वाले एग्जांपल की तरह यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लिए हैं एरे के जो कि स्टूडेंट डेटा टाइप के हैं अर्थात स्टूडेंट के वेरिएबल हैं। और यहाँ पे इंटीजर i जो यहाँ पे लूप के लिए प्रयोग किया जाएगा। यदि आप इन दोनों वेरिएबल्स को देखें, इनको मैंने किसी फंक्शन में नहीं डिफाइन किया है। ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब देखें सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास void get records के रूप में। यहाँ पे जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये एरे के पांचों एलिमेंट्स के लिए सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 5 तक लूप को चलाया गया है और scanf के द्वारा वही काम जो पिछले एग्जांपल में किया गया था रोल नंबर और नेम को स्टोर करने का इस पूरे फंक्शन के द्वारा किया गया है। इस तरह से एक तरह से हमने यहाँ पे गेट रिकॉर्ड्स में जो डेटा प्राप्त करने वाला काम है वो किया है। अब हम नीचे शो रिकॉर्ड्स वाला दूसरा फंक्शन देखते हैं। इसमें हमने जो डेटा प्राप्त करने के बाद उसे दिखाना है वो वाला सारा कार्य इस शो रिकॉर्ड्स में किया है। यहाँ देखिए सबसे पहले मैसेज अवेलेबल हो जाता है कि आप शो रिकॉर्ड्स फंक्शन में हैं। उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन के लिए थैंक्स का मैसेज है और लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ इस एक लूप और प्रयोग की गई है जिसमें हम उन सभी डेटा को प्रिंट करवाते हैं जो डेटा हमने पिछले फंक्शन गेट रिकॉर्ड में स्टोर किया था। उन सबको शो रिकॉर्ड्स के द्वारा यहाँ इस लूप के द्वारा शो किया जाता है। इसमें खास बात यही है कि एक फंक्शन रिकॉर्ड करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है और दूसरा फंक्शन उस डेटा को दिखाने के लिए शो रिकॉर्ड्स के द्वारा दिखाता है। इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए देखिए यहाँ पे void main का प्रयोग किया गया है। क्लियर स्क्रीन और get ch सामान्य फंक्शंस हैं जैसे हम पहले प्रयोग कर रहे थे। मेन फंक्शन हमारे पास get records और show records है। सबसे पहले get records को कॉल किया गया है ताकि हम रिकॉर्ड्स एंटर कर पाए और फिर से show records को कॉल किया गया है ताकि हम उन रिकॉर्ड्स को दिखा पाए। इस तरह से यदि ध्यान दें तो हमने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर लिया है, व्यवस्थित रूप से दिखा दिया है जिसमें सारा डेटा एक फंक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और दूसरे फंक्शन के द्वारा शो किया जाता है। अब इस struct4.c को हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास struct4.c के नाम से फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे हमने दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। उसके पश्चात struct student को डिफाइन किया। दो ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा लिए हैं जिसमें struct student array of 5 और इंटीजर i है ताकि ये सभी फंक्शंस में अवेलेबल हो पाए। उसके पश्चात void get records में हमने यहाँ पे उन सभी रिकॉर्ड्स को प्राप्त करने की कोशिश की है जो array of i के साथ रिलेटेड है। array of i हमारा स्टूडेंट का एक एरे है जिसमें हमने रोल नंबर और नेम को स्टोर करवाना है और इन रिकॉर्ड्स को प्राप्त करने का कार्य गेट रिकॉर्ड्स के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से शो रिकॉर्ड्स दूसरा फंक्शन है जो इन सभी रिकॉर्ड्स जो पहले array of i के द्वारा स्टोर किए गए हैं उनको शो करने का काम करता है। void main में हमने इन दोनों फंक्शंस को बारी बारी से कॉल किया है। सबसे पहले हम गेट रिकॉर्ड्स का प्रयोग करते हैं ताकि सारा डेटा हम इनपुट कर पाए और फिर शो रिकॉर्ड्स ताकि सारा डेटा हम देख पाए। प्रोग्राम को चलाने के लिए कंट्रोल F9 का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे। देखिए आपके पास सबसे पहला जो मैसेज है यू आर इन गेट रिकॉर्ड्स फंक्शन अर्थात अब यहाँ से गेट रिकॉर्ड फंक्शन हमारे पास शुरू है। सबसे पहले रोल नंबर पहला और नाम पहला, दूसरा रोल नंबर और दूसरा नाम, तीसरा रोल नंबर और तीसरा नाम, चौथा रोल नंबर और चौथा नाम, इसी तरह से फाइनली पांचवा रोल नंबर और पांचवा नाम। जैसे आप नाम यहाँ फाइनल करते हैं आपके पास गेट रिकॉर्ड्स फंक्शन का कार्य खत्म हो जाता है। साथ ही यहाँ पे शो रिकॉर्ड्स फंक्शन को मेन के द्वारा कॉल कर दिया जाता है जिसमें थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन और लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मैसेज के पश्चात वो सारा डेटा जो हमने array of i में स्टोर किया था उसको शो कर दिया जाता है यहाँ पे। और इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि फंक्शंस के द्वारा डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है स्ट्रक्चर्स के द्वारा और उन्हें कॉल किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं फंक्शंस को और यदि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है तो आप उनको कॉल किए बिना अपनी कोडिंग में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उपलब्ध है struct5.c के रूप में जो स्ट्रक्चर और पॉइंटर के साथ प्रयोग किया गया है। हम पॉइंटर्स का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। इसमें हमने यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल लिया है जिसका प्रयोग हमने पहले किया था। दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। void main में सबसे पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
हमने यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स लिए हैं। पहला वेरिएबल्स पॉइंटर है जो S1 के रूप में है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास सिंपल S2 है। हमने यहाँ S2 का जो एड्रेस है S1 को पॉइंट कर दिया है, अर्थात S1 को असाइन कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ यदि आप दूसरी तरफ देखें तो क्लियर स्क्रीन के पश्चात हमने सबसे पहले S1 का डेटा प्राप्त किया है। S1 का डेटा प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंटर के लिए हमने यहाँ स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया है, जो एक डैश और ग्रेटर देन साइन के साथ अवेलेबल हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने, यदि आप यहाँ ध्यान दें, पहली दो लाइनों में एंटर योर रोल नंबर और स्कैनएफ के द्वारा एम्परसेंड लगाकर S1, फिर स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर और फिर रोल नंबर, इसी प्रकार से नेम को रिलेट किया गया है। और इसी तरह से फाइनली यहाँ पे नीचे प्रिंट आउट में भी इसी स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करके हमने डेटा को डिस्प्ले भी करवाया है। इसका अर्थ यह है कि आप पॉइंटर्स का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। इसमें डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, इस स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है जब भी आप किसी पॉइंटर से डेटा आप चाहते हैं दिखाना किसी स्ट्रक्चर का। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर और पॉइंटर को प्रयोग कर सकते हैं इकट्ठे। struct5.c को हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास struct5.c के नाम से फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई, स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है रोल नंबर और नेम के रूप में। वॉइड मेन में सबसे पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। सबसे पहला पॉइंटर वेरिएबल है जो S1 है, दूसरा S2 वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। हमने S1 में S2 का एड्रेस स्टोर कर दिया है यहाँ पे। उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन, और डेटा प्राप्त करने के लिए स्कैनएफ में डॉट ऑपरेटर के स्थान पे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया है। इसी तरह से हमने S1 के नेम के लिए भी स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया है। और फाइनली लास्ट वाली लाइन में हमने यहाँ पे जो डेटा हमने प्राप्त किया है उसको दिखा दिया गया है, प्रिंट करवा दिया गया है। प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल F9 का प्रयोग करें। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके पास रोल नंबर की जानकारी मांगी जा रही है। मैंने रोल नंबर दे दिया, नाम दे दिया, और देखिए साथ ही यहाँ पे स्ट्रक्चर सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ हमारे पास पॉइंटर के द्वारा डेटा दिखा भी दिया गया है, जो हमारे पास योर रोल नंबर इज 1 और नेम इज वरिंदर के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में हम अपना कार्य कर सकते हैं।